हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी में चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 से पहले हमने चैप्टर नंबर 3 तक पढ़ा दिया था। पहले में हमने ब्रह्मांड के बारे में बताया था। दूसरे चैप्टर में हम लोगों ने सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम के बारे में जाना था। और तीसरे चैप्टर में हमने पृथ्वी की गतियाँ मतलब मूवमेंट्स ऑफ अर्थ के बारे में जाना था। आज हम लोग ज्वार और भाटा के बारे में अध्ययन करेंगे। ज्वार और भाटा जानने से पहले देखते हैं हम लोग ये पहले हम लोग जानेंगे कि चूँकि जो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। हमने ब्रह्मांड के बारे में बताया था कि कैसे उत्पत्ति हुई, फिर जो है हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, हम लोग किस गैलेक्सी में आते हैं, जिस गैलेक्सी में हम लोग आते हैं उसका नाम आकाशगंगा है। इसके बाद में हमने पढ़ा कि पृथ्वी गतियाँ कैसे करती है, मतलब उसकी दो गति होती हैं, एक घूर्णन गति एक परिक्रमण गति। अब मैंने मतलब जैसे गतियाँ होगी तो अब हम देखते हैं कि पृथ्वी पर ज्वार और भाटा कैसे आते हैं, क्योंकि जब हम लोग पृथ्वी के बारे में अध्ययन कर लेंगे फिर एक एक कंटिनेंट को उठाएंगे, फिर उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद में जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं, उसको बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ाएंगे। तो ज्वार और भाटा जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी का ही इसमें यूज है और इन तीनों के बारे में जान लेते हैं। तो सूर्य किसे कहते हैं? सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का जो तारा है वो सूर्य है। सूर्य में जो सबसे ज़्यादा ऊष्मा और ऊर्जा पाई जाती है, ये तो सूर्य हो गया। बात करें चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। जैसे कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। उपग्रह और ग्रह में अंतर क्या होता है? पृथ्वी एक ग्रह है, लिख लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो। ये क्या है? एक ग्रह। और ये चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। और ये एक तारा है। अब हम बात करें इन तीनों में डिफरेंस देख लीजिए। तारा किसे कहते हैं? तारा जो होते हैं वो, चूंकि हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौरमंडल में एक ही तारा है, वो कौन सा है? सूर्य। सूर्य है। अब तारा देखते हैं कि तारे में क्या खासियत होती है। तो तारा में स्वयं की ऊष्मा होती है, स्वयं की ऊर्जा होती है, और इसके ऊष्मा और ऊर्जा से जो हमारी पृथ्वी यानी कि ग्रह और जो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, ये दोनों प्रकाशित होते हैं। मतलब इसकी उजाले से वो लोग प्रकाशित होते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य प्रदीप्त और ये दोनों मतलब अदीप्त। प्रदीप मतलब ये देने वाला और वो लोग ग्रहण करते हैं। अब सूर्य में जो ऊष्मा और ऊर्जा आता है वो कहाँ से आता है? इसमें एक नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है जिसमें 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। तब जाके इसमें जो है ऊष्मा लगातार बनती रहती है। लेकिन एक समय आता है जब खत्म हो जाता है, उसके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की है। बस इतना ही जानिए कि जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा मतलब 4 हाइड्रोजन मिलकर 1 2 3 4 एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसके कारण इसमें ऊष्मा और ऊर्जा आता है। ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है, मतलब इसको बर्दाश्त कर पाना मतलब असंभव है। इसलिए अभी इससे कोई चीज़ मतलब धरती पे एक परमाणु बम या जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर बनाना मतलब अभी तक हो नहीं पाया है। लेकिन इसका जो है जैसे एक मंदक के रूप में होना चाहिए कि इसको जो है मतलब जैसे कि कमज़ोर कर सके, लेकिन ऐसा अभी कुछ बना नहीं है। तो सूर्य क्या हो गया? सूर्य एक तारा है। चंद्रमा क्या हो गया? एक उपग्रह है। और पृथ्वी एक ग्रह। जैसे सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह। तो उन ग्रह में से एक ग्रह हमारी पृथ्वी है। क्योंकि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पृथ्वी हमारी तीसरे नंबर पे आती है। इसके बारे में अगर आप लोगों ने ग्रह या उपग्रह नहीं जानते हैं तो पीछे जाके पढ़ सकते हैं। तो जैसे सूर्य जो ये स्टार जो तारा है, इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा मान लीजिए तारा है सूर्य, तो इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ग्रह। और ग्रह मान लीजिए पृथ्वी है, और पृथ्वी का जो चक्कर लगाते हैं ऐसे ऐसे, उसे हम मान लीजिए चंद्रमा है, तो इसे क्या कहेंगे? उपग्रह। तो एक बार फिर से सिंपल में देख लीजिए कि सूर्य के चारों तरफ
चक्कर लगाने वाले ग्रह कहलाते हैं, और जो ग्रहों की परिक्रमा या चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपग्रह। तो सूर्य जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो है चंद्रमा। अब हम लोग ज्वार भाटा पढ़ना है, तो ज्वार भाटा के पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो होता है वो कैसे होता है, क्योंकि इसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय ही बृहत ज्वार या दीर्घ ज्वार आते हैं। देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया कि कैसे क्या होता है, परिक्रमा कैसे करते हैं और कैसे जो है चक्कर लगाते हैं। मैंने बताया था कि पृथ्वी में 2 गतियां होती हैं, दैनिक और घूर्णन गति। तो जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं उसे हम कह दिए ग्रह, और जो ग्रहों की चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपग्रह। एक समय ऐसा आता है जब सूर्य का चक्कर लगाते पृथ्वी और पृथ्वी का जो है चक्कर लगाते हुए चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। मतलब मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी, ये पृथ्वी मान लीजिए, अरे पृथ्वी ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में, तो मान लीजिए अभी यहाँ थी, अब ये चक्कर लगाते हुए मान लीजिए ऐसे ऐसे मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाती है, तो मान लीजिए यहाँ आ गई। और फिर मैंने बताया क्या कि जैसे कि पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा ऐसे लगाता है, चंद्रमा लगाता है। अब चंद्रमा मान लीजिए कभी यहाँ रहेगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, लेकिन एक स्थिति आई कि ऐसे आ गया। अब देखिए कि क्या हुआ, ये तो लेकिन एक स्थिति मान लीजिए इस तरह आ गई कि जब सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी और पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, मतलब देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण। क्या होता है? सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो गया। मैंने क्या बताया? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी चक्कर लगाते हुए या परिक्रमा करते हुए जब एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, या सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। क्या होता है? सूर्य ग्रहण। अब ये देख लीजिए, जब ये सूर्य है, सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया, तो सूर्य का ए पार्ट पृथ्वी पर मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, ये मान लीजिए कोई आदमी खड़े हुए हैं, तो इनको सूर्य का ये पार्ट नहीं दिखाई देगा, जिससे हम लोग क्या कहेंगे कि सूर्य ग्रहण है। और सूर्य ग्रहण जो होता है वो अमावस्या का होता है। कब होता है? अमावस्या को होता है। कब होता है? अमावस्या को। तो मैंने बताया कि सूर्य का ये पार्ट अगर मान लीजिए धरती पर वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, तो चंद्रमा चूंकि इसका जो है इतना छाया पृथ्वी पे बन रही है, तो वहाँ पे नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए वहाँ पे खड़ा व्यक्ति, यहाँ सूर्य उसको नहीं दिखाई देगा। इस स्थिति में क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को। अब हम अगर ये बात करें कि पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है, क्या पूर्ण सूर्य ग्रहण? पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है, जब मान लीजिए ये सूर्य है, जब सूर्य को मतलब सूर्य के बीच में जैसे ये चंद्रमा आ गया, तो ये पूरा पार्ट ढक जाएगा, केवल इसका ये मतलब बाहरी सतह ही दिखाई देगा, एक डायमंड रिंग की तरह। इसलिए इसको हम डायमंड रिंग के नाम से भी जानते हैं। और देख लीजिए कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट रहा है। तो जो है जब इसका डायमंड रिंग की तरह दिखाई देता है, तब इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक नाम से बोलते हैं, मैंने क्या बताया, जब चंद्रमा इसको सूर्य को ढक लेती है, मतलब केवल इसका ये पार्ट मतलब बाहरी सतह दिखाई देता है, ये चीज़ देख लीजिए, इतना मान लीजिए ये पूरा ढक गया है, ये बाहरी सतह दिखाई देता है, तब इसको बोलते हैं डायमंड रिंग। क्या बोलते हैं? डायमंड रिंग। और क्या बोलते हैं? जब बाहरी सतह दिखाई देता है तो उसे कोरोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना। ये कोरोना हो गया, कोरोना बोलते हैं। और इसी समय एक्स रे हमारी निकलती है। अब ये भी याद रखिए, माना कि इसमें नहीं है, एक्स रे किरणों की खोज जो है रॉन्जन ने किया था। तो डायमंड
रिंग इसी को बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, क्योंकि एक रिंग के भांति हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। और इसी समय जो है एक्स रे निकलती हैं, जो हमारे शरीर के त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक जो है वो इफेक्ट डालती हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, जो रोशनी है, उसे हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारे आंखों पर इफेक्ट डालती हैं। ये बात हुई सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण इसी को हम बोल दिए क्या, पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब सूर्य का केवल बाहरी सतह दिखाई दे। लेकिन अब हम बात करें कि अल्प सूर्य ग्रहण क्या होता है। अल्प सूर्य ग्रहण है जब सूर्य का छोटा सा भाग दिखाई दे, तब उसे हम कहते हैं, मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य का मान लीजिए मतलब छोटा भाग दिखाई दे, तब क्या कहते हैं, अल्प सूर्य ग्रहण। और हम ये बात करें कि ये जो सूर्य है, मान लीजिए सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे पृथ्वी पर, मतलब हमारे यहाँ मान लीजिए भारत में जो है सूर्य ग्रहण है, उस टाइम सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण होगा, ऐसा नहीं होता है, वो अलग अलग स्थितियों में होता है। अब देख लीजिए, तो अगर ये बात करें कि एक वर्ष में मैक्सिमम कितने सूर्य ग्रहण होते हैं, तो लगभग 7 सूर्य ग्रहण होते हैं। कितने होते हैं, एक वर्ष में कितने सूर्य ग्रहण लगभग होते हैं, लगभग बता रहे हैं 7। ये तो मैंने इतना बता दिया कि जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक दूसरे का परिक्रमा करते हैं या चक्कर लगाते हैं, तब जब तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, उस समय सूर्य ग्रहण होता है। मैंने ये बताया कि अल्प सूर्य ग्रहण क्या होता है, ये किस समय आता है, अमावस्या को होता है। और जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, डायमंड रिंग किसे कहते हैं, कोरोना, यक्स रे कब निकलती हैं। और ये बताया कि यक्स किरणों की खोज अगर बात किया जाए तो ये है जॉनसन है कोई करके, रांजन एक वैज्ञानिक हुए हैं। आप देख लीजिए सूर्य ग्रहण। अब चंद्र ग्रहण देख लीजिए, क्योंकि ज्वार भाटा जानने के लिए इन दोनों जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चंद्र ग्रहण क्या होता है, जब ये सूर्य तो स्थिर है, सूर्य अपनी जगह पे यही रहेगा, ये सूर्य है, और जब यहाँ पे पृथ्वी बना दीजिए, ये पृथ्वी, और ये क्या हो गया, चंद्रमा। एक सेकंड देखिए, हाँ दिखाई तो दे रहा है, हमें लगा नहीं दिखाई दे रहा होगा ये। तो इस स्थिति में ये मान लीजिए सूर्य है, और ये क्या हो जाएगा, ये पृथ्वी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चंद्रमा। मैंने ये बताया, केवल थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे मैंने बताया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य, क्योंकि सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है, जब ये तीनों मतलब सूर्य का चक्कर पृथ्वी यानी कि ग्रह लगाती है, ग्रह जब चक्कर लगाते हैं तो उस पृथ्वी, और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है, वो एक उपग्रह है पृथ्वी का एक बात। तब ये जो जब तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, उस समय क्या होता है, चंद्र ग्रहण। उस समय क्या होता है, लिख लीजिए यहाँ पे, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जो होता है वो कब होता है, अमावस्या को नहीं, पूर्णिमा को होता है। कब होता है, पूर्णिमा को। और सूर्य ग्रहण कब मैंने बताया था, वो अमावस्या को बताया था। और ये कब बताया मैंने, यहाँ पे पूर्णिमा को। यहाँ पे लिख लीजिए कि सूर्य ग्रहण जो है ये अमावस्या को, ये मैंने बताया कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब चक्कर लगाते हुए एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तब उस समय जो है चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन इसमें एक प्रमुखता ये है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी जब आ जाती है तब सूर्य की किरणें, ये देखिए सेम वैसी स्थिति होगी कि मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, तो वही हो जाएगा। तो इतना जानिए कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जो कि देखिए मान लीजिए यहाँ देख लीजिए कि ये सूर्य है,
सूर्य का चक्कर ये पृथ्वी लगाती है, ये मान लीजिए पृथ्वी यहाँ आ गई, और फिर इसका चक्कर, क्योंकि ये इसका भी चक्कर तो ऐसे ऐसे चंद्रमा लगाता होगा, तो जब यहाँ पे मान लीजिए एक सीधी रेखा में आ गए, तब क्या होता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। मैंने बताया कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ये इन्हीं दोनों का खेल है, मतलब ये इधर चली जाएगी, जब पृथ्वी वहाँ पहुँच जाएगी तब सूर्य ग्रहण होगा, और जब चंद्र ग्रहण यहाँ, मतलब चंद्रमा इधर आ जाएगी तो इसको चंद्र ग्रहण कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो सूर्य ग्रहण है, मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है, ये कब होता है और कैसे होता है, और बृहद ज्वार या निम्न ज्वार कैसे आते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देख लिए। तो हमने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम लोग ये देखते हैं कि ज्वार और भाटा कैसे आता है पृथ्वी पर। तो मैंने क्या बताया था कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता था, चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन होता है, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब क्या हो जाता है, उस समय सूर्य ग्रहण, और सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या को होता है। और मैंने बताया कि एक वर्ष में मैक्सिमम अगर बात की जाए सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण तो कितने आते हैं, 7 सूर्य ग्रहण या 7 चंद्र ग्रहण आते हैं एक वर्ष में। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो सूर्य ग्रहण है और चंद्र ग्रहण, तो ज्वार और भाटा कैसे आता है। तो जो दीर्घ ज्वार और जो बृहद ज्वार या दीर्घ ज्वार दोनों कह सकते हैं, तो ये सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दोनों स्थिति में आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो आपको समझाएंगे वो हम चंद्र ग्रहण को लेकर समझाएंगे, क्योंकि दोनों जब एक ही जैसा होता है, क्योंकि दोनों में ज्वार और भाटा आता है, तो हमने केवल ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण, और इसी को लेकर जब पृथ्वी बीच में आती है तो कैसे, मतलब उस पर कौन सा बल लगता है, ये सब बताएंगे। तो ज्वार और भाटा देखिए किसे कहते हैं। जब, क्योंकि पूरे पृथ्वी पर अगर महाद्वीपों को छोड़ दिया जाए तो क्या है, जल है, जल मतलब महासागर या समुद्र या नदियां, यही सब कह सकते हैं। तो चूंकि ये जो सूर्य है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, सूर्य चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब क्या होता है, सूर्य में ज्वारीय उत्पादक बल कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, आकर्षण बल, और चंद्रमा के बीच में भी ज्वारीय उत्पादक बल कह दीजिए या फिर आकर्षण बल कह दीजिए, और पृथ्वी में प्रतिकर्षण बल कह दीजिए। तब जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है चक्कर लगाते हुए, तब क्या होता है कि चूंकि पृथ्वी की सतह पर समुद्र और महासागर है, तो महासागर को जो है ये दोनों अपने उत्पादक बल को जो है खींचने लगते हैं। लेकिन अगर यहाँ बात किया जाए कि चंद्रमा का उत्पादक ज्वारीय उत्पादक बल अधिक होगा आकर्षण बल कि सूर्य का, तो वो होगा चंद्रमा का, जबकि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा बहुत ही छोटा है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि चंद्रमा का जो है ज्वारीय उत्पादक बल या आकर्षण बल इसलिए अधिक होता है क्योंकि सूर्य बहुत अधिक दूरी पर है। यानी कि सूर्य और चंद्रमा, यहाँ पे देख लीजिए, ये पृथ्वी मान लीजिए है ये, और पृथ्वी, और मान लीजिए यहाँ सूर्य है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अगर बात की जाए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, तो वो है 14.98 करोड़ किलोमीटर। और अगर हम बात करें कि ये मान लीजिए पृथ्वी है, और इसको क्या मैंने माना, ये पृथ्वी और सूर्य, ये पृथ्वी मान लीजिए और ये सूर्य, और अगर बात करें, ये मान लीजिए, एक सेकंड बड़ा चित्र बना दे, ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये चंद्रमा, ये यहाँ पे चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की बात करी जाए तो 2,84,000 किलोमीटर है। तो देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की अगर दूरी बात किया जाए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी तो 14.98 जो है करोड़ किलोमीटर है। लेकिन अगर चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी की बात की जाए तो कितना है, 2,84,000 किलोमीटर। तो इसीलिए पृथ्वी से चंद्रमा नज़दीक है, इसलिए उसका ज्वारीय उत्पादक बल जो है वो पृथ्वी पर अधिक लगता है और अधिक होता भी है। और मतलब होता तो सूर्य का है लेकिन लगता है इस पर जो है चंद्रमा का, और सूर्य का जो ज्वारीय उत्पादक बल है वो कम लगता है क्योंकि ये अधिक दूरी पे, देखिए कितनी अधिक दूरी पे है, 14.98
करोड़, मतलब ये लाखों में आ रहा है, वो करोड़ में, करोड़ किलोमीटर में है। तब जब यहाँ पे महासागर है, महासागर चारों तरफ पृथ्वी में पाया जाता है, तो महासागर की जो तरंगे हैं, ऐसे कहीं की तरंगों की बात नहीं कर सकते हैं, जो महासागर या जो विशाल समुद्र लहरें होती हैं, वो जब इन ज्वारीय उत्पादक बल या क्या कह सकते हैं आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र लहरें जब ऊपर उठती हैं, तो इन समुद्र लहरों का ऊपर उठना क्या कहलाता है, ज्वार कहलाता है। और जब समुद्र या महासागर की विशाल लहरें जब नीचे गिरती हैं, उन्हीं लहरों का नीचे गिरना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। मतलब एक सिंपल भाषा में ये जान लीजिए कि समुद्र या महासागर की विशाल लहरों का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, और उन्हीं लहरों का नीचे गिरना मतलब समुद्र लहरों का या महासागर लहरों का भाटा कहलाता है। ये तो हो गया ज्वार और भाटा। तो मैंने क्या बताया, क्यों ऐसा होता है, ज्वार भाटा क्यों आते हैं, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल या ज्वारीय उत्पादक बल के कारण होता है, और पृथ्वी में क्या होता है, प्रतिकर्षण बल, तो इसलिए ज्वार भाटा आते हैं। अब देख लीजिए कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आती है, या मान लीजिए सूर्य ग्रहण के समय बात किया जाए कि जब सूर्य और ये पृथ्वी उधर कर दीजिए, चंद्रमा इधर, तो सूर्य ग्रहण के समय तब पृथ्वी पर जो है चंद्रमा का ज़्यादा ज्वारीय उत्पादक बल लगता है। लेकिन अभी हम यही फिगर से समझा रहे हैं कि देखिए चंद्रमा इधर से उत्पादक बल लगाती है, ये अपनी तरफ खींचता है, और सूर्य अपने ज्वारीय उत्पादक बल के कारण इधर अपने आप से खींचता है। आप ये भी जानते होंगे कि जो वस्तु जितनी बड़ी होती है उसमें उतना ही द्रव्यमान अधिक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सूर्य का ज्वारीय उत्पादक बल अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अधिक दूरी पर है, और चंद्रमा का ज्वारीय उत्पादक बल कम होना चाहिए क्योंकि वो मतलब होना चाहिए, लेकिन वो नज़दीक होने के कारण, पृथ्वी से नज़दीक होने के कारण उसका ज्वारीय उत्पादक बल जो पृथ्वी पर है वो अधिक लगता है। तो ये बात हुई कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी बीच में है, यहाँ पे जो चंद्रमा अपने आकर्षण बल के कारण जो जल है पृथ्वी का, क्योंकि जल जो है वो जल्दी से मतलब उड़ जाता है, लेकिन और जो कठोर वस्तुएं में नहीं उड़ती हैं, तो जल पे इसका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो दिखाई देता है, लेकिन और किसी वस्तु पे इतना नहीं दिखाई देता। तो और भी ज्वार भाटा कहीं ना कहीं आते होंगे, लेकिन वो मतलब कह सकते हैं कि उनका इफेक्ट कम होता है, इसलिए हम महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन समुद्र महासागर जो होते हैं वो बहुत विशाल, मतलब उनका विशाल जल क्षेत्र होता है, इसलिए उस पर दिखाई देता है। तो जो पृथ्वी पर जो जल खींचा, ये इधर से खींच रही है, और चंद्रमा अपने ज्वारीय उत्पादक बल के कारण उधर खींच रही है, और ये सूर्य इधर खींच रहा है। तो जल देखिए, जो महासागर या समुद्र का जो जल है ये सूर्य की तरफ खींचाया, तो जब जल खींचेगा चंद्रमा की तरफ और इधर सूर्य की तरफ, तब किनारों पर जल है वो कम नहीं हो जाएगा, अगर वही जल इधर चला गया तो कम हो जाएगा। तो जब यहाँ पे जल की मात्रा कम हो जाती है तो यहाँ पे भाटा होता है, और जब जल का क्षेत्र यहाँ बढ़ जाता है, मतलब समुद्र तट ऊपर उठ जाता है, जो समुद्र का जल है वो ऊपर उठ जाता है, तो वहाँ पे ज्वार होता है। तो मैंने बताया कि समुद्र की विशाल लहरें जब चंद्रमा के आकर्षण और सूर्य के आकर्षण बल के कारण खींच जाता है उसकी तरफ, तब होता है ज्वार। और जब किनारों पर जो है, क्योंकि पृथ्वी चपटी है एक प्रकार से, तो ऐसे जल जो है कम हो जाता है, तो उसको हम भाटा कहते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि एक दिन में कितने ज्वार और कितना भाटा आता है। तो एक दिन में बात किया जाए कि एक दिन में जो 2 ज्वार और 2 भाटा आते हैं, वो कैसे, क्योंकि देखिए एक दिन में, क्योंकि 6 घंटा 13 मिनट पर एक ज्वार, मतलब एक ज्वार और एक भाटा के के बीच की जो दूरी, मतलब अगर मान लीजिए एक ज्वार आया, उसके 6 घंटा 13 मिनट के बाद एक भाटा आएगा, और अगर ज्वार के मतलब एक ज्वार आ गया और दूसरा ज्वार कब आएगा, उसके बीच में जो समय अंतराल होता है वो होता है, यहाँ देखिए एक ज्वार और एक भाटा आने में 6 घंटा 13 मिनट का समय लगता है। तो क्या होगा, एक ज्वार से दूसरे ज्वार के बीच में जो समय अंतराल है वो कितना हो जाएगा, उसमें जोड़ दीजिए, 6 12 और 13 दूना 26, यानी कि 6 12 घंटा 26 मिनट का समय लगेगा। इस तरह क्वेश्चन आता है कि एक ज्वार से दूसरे ज्वार में आने में कितना समय लगता है, मतलब कितने घंटे या कितने समय अंतराल में, तो कितना हो जाएगा, 12 घंटा 26 मिनट के बाद एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार आता है। और अगर बात किया जाए कि एक ज्वार से एक भाटा के बीच में समय अंतराल कितना होता है, तो वो होता है 6 घंटा 13 मिनट। तो ये बात हुआ कि एक ज्वार से दूसरे ज्वार में बीच कितना समय होता है, 12 घंटा 26 मिनट, और अगर एक ज्वार
और एक भाटा के बीच में बात किया जाए तो 6 घंटा 13 मिनट। और एक दिन में 2 ज्वार, देखिए एक दिन में 2 ज्वार आते हैं और एक दिन में 2 भाटा आते हैं। लेकिन एक इंग्लैंड में एक स्थान है साउथ हैम्पटन, क्या है लिख लीजिए यहाँ पे, साउथ हैम्पटन। यहाँ पे एक दिन में 2 ज्वार और 2 भाटा आते हैं। केवल ये एक प्रकार से मान लीजिए एक्सेप्शन टाइप का अपवाद कि साउथ हैम्पटन में 2 ज्वार और 2 भाटा आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो तट है वो मतलब छिद्र है उसमें, तो उससे जल जो है वो प्रवाह होता है, इसीलिए जो है साउथ हैम्पटन में 2 ज्वार और 2 भाटा, केवल वहाँ छोड़ के और सब जगह जो होता है मतलब वहाँ पे जो है एक सेकंड फिगर बना के हम बता दें आपको। तो मैंने क्या बताया कि पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर 2 ज्वार मतलब एक दिन में 2 ज्वार और 2 भाटा आते हैं। लेकिन मैंने बताया कि इंग्लैंड में एक स्थान है साउथ हैम्पटन, मतलब इंग्लैंड में एक स्थान है साउथ हैम्पटन, जहाँ पर क्या होता है 4 ज्वार और 4 भाटा आते हैं। लेकिन और सब कहीं की बात किया जाए तो एक दिन में देखिए 2 ज्वार आते हैं और 2 भाटा। और जो साउथ हैम्पटन है इंग्लैंड में, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे 4 ज्वार और 4 भाटा आते हैं, लिख लीजिए 4 ज्वार और 4 भाटा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वहाँ का तट है वो 2 जगह से छिद्र मतलब जल से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा होता है। अब हम ये बात करें कि इनका कुछ जो ज्वारीय तरंगे हैं इनका कुछ उपयोग है या ऐसा क्यों माना जाता है। देखिए यहाँ पे पहले जो ये ज्वारीय तरंगे हैं, मतलब जो ज्वार और भाटा आता है, ये देख लीजिए यहाँ पे, इसको यहाँ पे डिलीट कर दें इसको तब बताएं। तो मैंने क्या बताया कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय जो है ये दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार, इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार आता है। और मैंने ये भी बता दिया कि जो है एक दिन में 2 ज्वार वो या 2 भाटा आते हैं, लेकिन जो है एक एक्सेप्शन या फिर क्या कह सकते हैं अपवाद के रूप में मानते हैं। तो इंग्लैंड में एक स्थान जो है साउथ हैम्पटन, उसमें जो है 4 ज्वार और 4 भाटा आते हैं। और फिर इसके बाद में ये बात करें कि जो ज्वारीय तरंगे हैं, अगर ये बात किया जाए कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय ही जो ये ग्रह मतलब आता है ज्वार और भाटा, उसे हम कहते हैं दीर्घ ज्वार या फिर इसी को क्या बोलते हैं, बृहत ज्वार। क्या बोलते हैं, बृहत ज्वार, बृहद ज्वार। ये चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय में आता है। और जब ये दीर्घ ज्वार और बृहद ज्वार जब आता है, तब इसके बाद में ये बात किया जाए कि जो सबसे ऊंचा पूरे विश्व के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है वो कहाँ पे आता है, तो जो साउथ अमेरिका है, मतलब जो उत्तरी अमेरिका है, हाँ उत्तरी अमेरिका की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका में जो है एक, या मैंने बनाया है लेकिन यहाँ पे अच्छे से बना दे नहीं तो आप लोग नहीं जान पाएंगे। एक सेकंड, ये मान लीजिए, ये आप लोग को दिख रहा होगा शायद यहाँ पे, एक सेकंड, ये मान लीजिए, एक सेकंड, ऐसे कुछ साउथ, ये क्या है उत्तरी अमेरिका, लिख लीजिए यहाँ पे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में एक यहाँ पे, ये यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, कितने मीटर का, 18 मीटर का। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो आता है, ये यहाँ पे जो खाड़ी है उसका नाम है फंडी की खाड़ी। क्या है, फंडी की खाड़ी, फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी में जो है 18 मीटर का ज्वार आता है, जो सबसे ऊंचा, अगर बात किया जाए कि सबसे ऊंचाई पर जो है आता है। अब बात किया जाए कि जो खाड़ी है उसे क्या, किसे मतलब खाड़ी किसे कहते हैं, तो खाड़ी जो होता है वो सकरा जो समूह क्षेत्र जो तीनों ओर से महाद्वीपों से घिरा हुआ, देखिए तीनों ओर से घिरा हुआ कि नहीं, तो ये जो होता है फंडी की खाड़ी। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार जो है वो कितने मीटर का आता है, 18 मीटर का, वो जो है उत्तरी अमेरिका का। ये इतना बात हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो ज्वारीय तरंगे हैं इनका उपयोग हम बिजली बनाने के रूप में करते हैं। तो भारत में देख लीजिए, एक सेकंड इसको मिटा दें, ये सब आप लोग लिख लेंगे। ये भारत देख लीजिए यहाँ पे, एक सेकंड मान लीजिए ये भारत है अपना, पहले भारत का फिगर बना दें। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देख ले,
नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक बार फिर से बना लेते हैं। एक सेकेंड, देख लीजिए, थोड़ा ऊंचाई पे बना दे। ये यहाँ पे चंद्र ग्रहण लिख दे, नहीं तो भूल जाएंगे अभी आप लोग। चंद्र ग्रहण, देखिए ये भारत का फिगर बना लीजिए। ये ऐसे भारत होता है। भारत का पश्चिमी और दक्षिणी जो बात किया जाए, यहाँ से उत्तर से पश्चिम और दक्षिण, ये यहाँ पे जो दो ये क्या है, यहाँ पे जल भरा हुआ है। एक सेकेंड, यहाँ पे जल बना लीजिए। एक सेकेंड, इंक डाल ले। तो मैंने बताया कि ये जो भारत है, भारत में यहाँ पे ये जल जो भरा हुआ है, ये किनारों पे, ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। और इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं खंभात की खाड़ी। क्या बोलते हैं, खंभात की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में जो है ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ पे अरब सागर है, ये पश्चिम और दक्षिण में जो है अरब सागर है। तो यहाँ पे जो जल भरा हुआ था, यहाँ पे जो ज्वारीय तरंगे, क्योंकि ज्वारीय तरंगों में गतिज ऊर्जा पाई जाती है, जिसका जो है दोहन करने के लिए हम लोग विद्युत संयंत्र लगाते हैं। बिजली का उत्पादन करने के लिए, मतलब बिजली बनाने के लिए जो है यहाँ पे हम लोग विद्युत संयंत्र लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कांडला बंदरगाह है। तो यहाँ पे चूँकि जो ये मतलब ये जो कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी है, यहाँ पे ज्वारीय तरंगे सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। तो जब ज्वारीय तरंगे, तो हमने बताया कि भारत के कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी में ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। लेकिन जो कच्छ की खाड़ी है, यहाँ पे दलदली क्षेत्र होने के कारण जो मतलब ज्वारीय तरंगे हैं, उनका जो इफेक्ट थोड़ा कम होता है। लेकिन खंभात की जो खाड़ी है, उसमें ज्वारीय तरंगे जो होती हैं वो विशाल होती हैं। मतलब यहाँ पे जो है विद्युत संयंत्र लगा सकते हैं, और लगाने का कार्य भी हमारी गवर्नमेंट कर रही है। तो यहाँ पे जो खंभात की खाड़ी है, यहाँ पे ज्वारीय तरंगों का जो है दोहन करने के लिए विद्युत संयंत्र मतलब लगा रहे हैं, या लग गया हो, मतलब लगा रहे हैं, जो सरकार है वो काम कर रही है। तो हम ये बात करें कि यहाँ पे हिंद महासागर, मतलब जो दक्षिण में हिंद महासागर है, और अरब सागर में जो यहाँ पे जो है पश्चिम और दक्षिण में अरब सागर, और यहाँ पे हिंद महासागर। तो यहाँ पे जल होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, मतलब ज्वारीय तरंगे उठती हैं। लेकिन अगर बात की जाए, यहाँ पे कच्छ नाम क्यों पड़ा, क्योंकि कच्छ की खाड़ी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कच्छ जिला है। अगर बात किया जाए भारत का सबसे बड़ा जिला, तो वो कच्छ ही है। और यहाँ पे खंभात भी एक जिला कह सकते हैं, तो इसलिए यहाँ इसका नाम जो है खंभात की खाड़ी। तो यहाँ पे दलदली क्षेत्र है। दलदली क्षेत्र एक प्रकार से सेंचुरी के रूप में मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो खंभात की खाड़ी है, इसमें जो है बहुत विशाल ज्वारीय तरंगे उठती हैं। तो यहाँ पे इसका दोहन करने के लिए जो है हम लोग विद्युत संयंत्र लगा रहे हैं। अब कोई क्वेश्चन शायद ही बचा हो जो हम ना बताए हों। तो हमने आज बात किया कि ज्वार और भाटा किसे कहते हैं, मैंने बता दिया। और एक क्वेश्चन और बाकी रह गया, उसको देख लेते हैं कि निम्न ज्वार कब आता है। उसको तो हम भूल ही गए थे। मैंने ये बता दिया कि सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आती है, या फिर सूर्य या पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, तब दीर्घ ज्वार या बृहद ज्वार होता है। लेकिन अगर निम्न ज्वार की बात की जाए, ये छूट गया था, निम्न ज्वार की बात की जाए कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक दूसरे का चक्कर लगाते हुए परिक्रमा करते हैं, तब ऐसी स्थिति आ जाती है कि तीनों समकोण पे आ जाते हैं। क्या होता है, तीनों समकोण पे आ जाते हैं। इसका भी फिगर बना के, तो मैंने बताया कि निम्न ज्वार कब आता है। निम्न ज्वार जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी चक्कर लगाते हुए तीनों एक समकोण स्थिति में आ जाते हैं। देखिए, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, और पृथ्वी का चक्कर जो है, ये पृथ्वी का चक्कर जो चंद्रमा कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ। लेकिन जब समकोण पे हो जाए, मतलब समकोण की स्थिति में आ जाए, तब यहाँ पे क्या होता है, निम्न ज्वार। क्या होता है, निम्न ज्वार। ये निम्न ज्वार हो जाता है। अगर ये चंद्रमा जो है, चंद्रमा, ये मून लिख लीजिए, ये मून, यही मून मान लीजिए यहाँ पे आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे ये चक्कर करते हुए, चक्कर लगाते हुए यहाँ पे आ जाए, तब भी देखिए ये समकोण की स्थिति बन रही है कि 90 अंश का कोण बना रही है। क्या जो 90 एंगल बना रही है, जब
सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जब समकोण स्थिति में आ जाते हैं, मतलब 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, तब क्या होता है? निम्न ज्वार। तो मैंने बताया कि निम्न ज्वार, उच्च ज्वार या फिर बृहद ज्वार, दीर्घ ज्वार, अमावस्या, पूर्णिमा, कब सूर्य ग्रहण होता है, कब चंद्र ग्रहण, कैसे, किसमें किसमें आकर्षण बल और जो है आकर्षण बल को अभिकेंद्रीय बल भी कह सकते हैं, अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल। तो ये सब मैंने बता दिया, एक बार फिर से देख लीजिए। फिर से अब बता दिए इतना, अब इतना आप लोग अगर एक बार रिवीजन कर लेंगे तो इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन जो है ज्वारीय और भाटा का नहीं आएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो इसे अपने जो और भी स्टूडेंट, अदर स्टूडेंट हैं, उनको शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। नमस्ते।